हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो जो आप देख रहे हैं इसमें हम लोग देखने वाले हैं हिंदी लिटरेचर के बारे में। MSD 05 यानी कि अगर MA में अगर खास करके इग्नू में कर रहे हैं तो एक आपका जो सेकंड ईयर का विषय होता है MSD 05, ठीक है। तो उस पेपर को आज हम लोग देखने वाले हैं। क्या है? साहित्य सिद्धांत और समालोचना। तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो किस तरह से उस क्वेश्चन को किया जाता है, उसका उत्तर किस तरह से लिखेंगे आपका, ताकि आपको अधिक से अधिक मार्क्स भी मिले और आपका जो भी उत्तर लेखन शैली है, ठीक है, उसमें आप उसमें सुधार कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देख। प्रश्न नंबर 6 जो आप देख रहे हैं, जॉन ड्राइडन के आलोचना सिद्धांतों का परिचय दीजिए। तो जॉन ड्राइडन का आप जब भी नाम देखते हैं और ये आलोचना सिद्धांत के बारे में देखते हैं, तो इसका आलोचना आप कैसे कर देंगे? उसके जो भी आलोचनात्मक सिद्धांत है उनके बारे में परिचय आपको देना है। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं किस तरह से लिखेंगे। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि, नाटककार तथा व्यंग्यकार, व्यंग्यकार मतलब क्या होता है? सैटरिस्ट, जो सटायर करते हैं ना। ड्राइडन जो है, जॉन ड्राइडन बहुमुखी प्रतिभा वाले साहित्यकार थे, पर आज वह जो है आलोचक के रूप में ही अधिक स्मरण किए जाते हैं। उनके आलोचना सिद्धांत उनकी जो है अपनी कृतियों की जो है भूमिकाओं तथा समर्पण पत्र रूप में मिलते हैं। जो भी पत्रों, अपने समर्पण पत्रों हैं उनके रूप में मिलते हैं। सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचना के क्षेत्र में उनकी जो है महत्वपूर्ण देन। उन्होंने न केवल नाटक, वीर नाटक, काव्य प्रयोजन, प्रहसन, कल्पना, अनुकरण आदि से संबद्ध गंभीर और शाश्वत प्रश्नों पर ही अपने विचार प्रकट किए हैं, अपितु पुरातन कवियों की समीक्षा भी की है। परंपरा उन्हें मान्य थी, पर युग का जो है अनुरोध भी उनके लिए उपेक्षणीय न था। इसलिए उन्होंने कहा भी था, क्या? इट इज नॉट एनफ दैट Aristotle has said so, and if he had seen, ours might have changed his mind. क्या बोलता है कि अगर वो मुझे देख लेता तो वो अपना शायद दिमाग चेंज कर देता, अपना विचार चेंज कर देता। कौन है? अरिस्टो। तो चलिए देखते हैं जॉन ड्राइडन का क्या जो आलोचना सिद्धांत है। जैसे इनका एक स्टेटमेंट से तो यही लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं जो है अरस्तु के जो है विचार से आगे जाकर कुछ लिखे हों, है ना। आलोचना सिद्धांत, नाट्य काव्य का स्वरूप। तो नाट्य काव्य का स्वरूप भी कई बार आपका जैसे कि टिप्पणी करने के लिए आता है छोटा प्रश्न में। तो यहाँ पे नाट्य यानी कि कोई काव्य है उसका क्या स्वरूप होना चाहिए, उसके बारे में ड्राइडन ने नाटक की जो परिभाषा दी है वो व्यवस्था सापेक्ष है। परिभाषा के दो भाग हैं। पहले भाग में नाटक के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। नाटक मानव प्रकृति का जो अथा तत्व और जो जीवंत प्रतिबिंब है, दैट मीन्स क्या है? अ जस्ट एंड लिविंग इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर, यही नाटक है। यह परिभाषा नाटक के अलावा जो है अब देखेंगे कि सृजनात्मक साहित्य के अन्य रूपों पर भी लागू होती है। यानी कि जो भी साहित्य है, चाहे वो उपन्यास हो या जो भी है, निबंध हो, सभी में इसमें चार शब्द हैं जो महत्वपूर्ण है। क्या है? पहला तो प्रतिबिंब, दूसरा यथार्थत्व, जीवन और मानव प्रकृति। मुख्यतः चार चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। प्रतिबिंब शब्द के द्वारा ड्राइडन्स जीवन के आभासी स्वरूप पर बल देते हैं, यानी प्रतिबिंब देते हैं जीवन के आभासी स्वरूप। वस्तुतः वे मानव प्रकृति के प्रतिबिंब और मानव प्रकृति के सत्य में कोई अंतर नहीं मानते, यानी कि जो भी मानव प्रकृति है वही सत्य मानते हैं, उसकी प्रतिबिंब भी वही है, वही मानते हैं। प्रतिबिंब यदि यथार्थत्व हुआ, उसमें यदि यथार्थ का आधार हुआ तो वह सच्चा भी होगा। किंतु इस प्रतिबिंब में मात्र जो है यथातथ्यता ही नहीं हो, न हो जीवंतता भी होनी चाहिए। जीवंतता के लिए प्रतिभा या कल्पना अपेक्षित होगी। मानव प्रकृति का जो यथातत्व जो है विवरण कोई मनोवैज्ञानिक भी दे सकता है, किंतु वह न तो जीवंत होगा न प्रतिबिंब। इसी प्रकार यह भी संभव है कि कोई अगर प्रतिबिंब है जीवित तो हो पर यथातथ्य ना हो। इसके विपरीत मानव प्रकृति का जो है यथातथ्य प्रतिबिंब जीवन होने के बजाय निर्जीव भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए यथातथ्य प्रतिबिंब कैसा कैसा हो सकता है, यानी जीवित भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है। निर्जीव होगा तो जीवित ना हो, जीवित है तो निर्जीव भी हो सकता है। ऐसा यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे बताया गया। ये सभी विशेषताएं जो है एक साथ नाटक या सृजनात्मक साहित्य में ही मिल सकती है, ज्ञान के रूप में नहीं। प्रयोजन,
दूसरा यहाँ बताया गया प्रयोजन आनंद और शिक्षा। प्रयोजन क्या होता है? आनंद और शिक्षा के आधार पर इन्होंने आलोचना किया कोई भी काव्य को। तो परिभाषा के दूसरे भाग में जो नाटक या काव्य के प्रयोजन को स्पष्ट किया गया है, उसमें मानव जाति की जो आनंद और शिक्षा के लिए उसके भावों, मनोदशाओं और भाग्य के उतार चढ़ावों का चित्रण किया जाता है। परिभाषा के इस अंश के आधार पर नाटक साहित्य का जो है उद्देश्य है आनंद और शिक्षा। क्या उद्देश्य है? आनंद और शिक्षा, जो जॉन ड्राइडन मानते हैं। पहले स्थान पर आनंद पर शिक्षा, प्लेटो ने काव्य में जो है शिक्षा को महत्व दिया था, अरस्तु ने आनंद को दिया। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, एक एक पॉइंट आपको याद रखना भी है, क्योंकि अगर प्लेटो के बारे में कुछ लिखना है, क्योंकि आप यही प्रश्न ही लिख रहे हैं, तो वहाँ पे प्लेटो के अगर कथन लिखना है तो वहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि प्लेटो ने क्या महत्व दिया था? काव्य में शिक्षा को महत्व दिया था, है ना, ज्ञान को महत्व दिया था। वहीं अरस्तु है जो उसके आप देखते हैं, वो अरस्तु ने आनंद को दिया। और जो आप देखेंगे शिक्षा दोनों को, और लजाइंस ने भावोद्वेग को। ड्राइडन ने लिखा है कविता को जो है प्रमुख उद्देश्य है आनंद। तो यहाँ पे ड्राइडन ने भी माना है क्या? कविता का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए क्या? आनंद ने। आनंद किसने दिया? अरस्तु ने, है ना। तो अरस्तु से सहमत है। वह एकमात्र मतलब आनंद, भले ही वह एकमात्र उद्देश्य ना हो, शिक्षा को स्वीकार को जो है स्वीकार तो किया जा सकता है, पर दूसरे स्थान पर जो है, क्योंकि कविता आनंद प्रदान करने की जो है प्रक्रिया में ही शिक्षा देती है। तो यहीं पे बताया जा रहा है कि अगर कविता बोल रहा है तो शिक्षा भले ही दे रहा हो, लेकिन उसका मेन मोटो क्या होता है? आनंद प्रदान करना, वो चीज़ बताया। आनंद ज़्यादा महत्व दिया गया। अब अनुकरण या प्रतिभा और कल्पना के स्तर पर किस तरह से आलोचना किया है? तो प्रकृति का अनुकरण जो है ड्राइडन के सैद्धांतिक जो विवेचन की जो है आधारशिला है, ठीक है। इसी के आधार को लेकर जो है सैद्धांतिक जड़ता को तोड़ते हैं, यानी जो भी आ रहा था रूढ़िवादी तौर से सिद्धांत आ रहा था पहले से, और नवीनता का उन्मेष होता है। अनुकरण शब्द का उन्होंने अरस्तु द्वारा जो निर्दिष्ट अर्थ मान्य है, प्लेटो जिनके अनुसार कला नकल की नकल है, ठीक है। प्लेटो कला क्या मानते हैं? नकल के नकल के विपरीत अरस्तु ने जो है अनुकरण शब्द का प्रयोग पुनर्रचना या पुनर्सृजन के अर्थ में किया है, जिसे हम स्पष्ट शब्दावली में यथार्थ का कल्पनात्मक पुनर्सृजन कर सकते हैं। यही अर्थ जो है जॉन ड्राइडन जो है को भी गाय है, मतलब वही मानते हैं, मतलब अरस्तु को वो बहुत ज़्यादा मान रहे हैं। कलाकार प्रकृति का यथावत जो है प्रत्यंकन नहीं करता, वह प्रकृति में केवल उतनी सामग्री लेता है जिसमें उसमें नवीन परिचय की जो है उसके माध्यम से संपूर्णता का जो है सुंदर सादृश्य प्रस्तुत किया जा सके। वह उतनी आधार सामग्री को प्रकृति से लेता है कि किंतु मतलब आप देखेंगे कवि जो है प्रतिभा या कल्पना की सहायता से उसे ऐसा रूप दे देता है जिससे उसमें नवीनता परिचय की जो है दीप्ति आ जाती है। डाइडन के अनुसार किसी जो अगर कलाकृति है में आधार सामग्री है कि मूल्य नगण्य होता है। प्राकृतिक जो उपादानों को आप देखेंगे ना, तो प्राकृतिक उपादानों की तुलना जो है में कला द्वारा निर्मित रूप बेहतर होते हैं। डाइडन ने यह भी माना है कि डाइडन की आलोचना की एक महत्वपूर्ण तकनीक है तुलना, यानी वो तुलना कंपैरिजन क्या है? वे एक तरह की जो साहित्य मूल्यों को हमेशा दूसरी तरह की साहित्य मूल्यों के संदर्भ में रखकर देखते हैं। लेखकों के अलावा वे विद्याओं, नाटक और महाकाव्य, काव्य शक्तियों, प्रतिभा के विभिन्न पक्षों जैसे कि उद्भावना, कल्पना, विवेक, काव्य के उद्देश्य शिक्षा और आनंद, यानी कि काव्य का क्या उद्देश्य हो सकता है? एक तो शिक्षा हो सकता है, आनंद हो सकता है, और साहित्य इतिहास के विभिन्न युगों की तुलना करते हैं। यानी कि ये तुलना करने का क्या क्या रेफरेंस लेते हैं वो सारा चीज़ यहाँ पे बता गया। चाहे उद्भावना हो सकता है, कल्पना हो सकता है, विवेक हो सकता है, शिक्षा हो सकता है, आनंद हो सकता है, या कोई युग हो सकता है कि ये इतना में युग में हुआ है, इसके बाद हुआ है, ये बाद हुआ है, रचना हुआ है, इस आधार। लेखकों में जो है बेन जॉनसन जॉन जो है और जो है शेक्सपियर की तुलना जो है अधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। ड्राइडन ने जो है जॉन ड्राइडन ने शास्त्र जड़ अंग्रेजी आलोचना को जो आधुनिक बनाया और उसे व्यापक आधार प्रदान किया। शास्त्र को उन्होंने केवल प्रस्थान बिंदु माना जो बहुत दूर तक उनकी जो है मदद नहीं करता, इसलिए अपनी जो आलोचना यात्रा की जो पूरी करके जब वे गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं, यानी कि जहां उसे पहुंचना था, तो एक नया सिद्धांत अर्जित हो चुके होते हैं। आलोचना को जो आधुनिक रूप
देने के सिलसिले में उन्होंने कई क्षेत्रों में पहले की युग चेतना और ऐतिहासिक चेतना के आधार पर उन्होंने अभिजात्यवादी अभिजात्यवादी काव्य सिद्धांत जो है अपेक्षित संशोधन परिवर्तन की बात कही। होमर और जो चौसर है, शेक्सपियर हैं और बेन जॉनसन की तुलना करके तुलनात्मक आलोचना का मार्ग जो है प्रस्तुत किया। इसके अलावा बेन जो है जॉनसन की जो है एक नाटक द साइलेंट वुमन का मूल्यांकन प्रस्तुत करके जो है व्यवहारिक समीक्षा का जो है सूत्रपात किया। यानी व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल अंग्रेजी आलोचना के लिए ये नई चीज़ें थी और जो है कुल मिलाकर आलोचना मात्र के संदर्भ में ये जो अस्थायी महत्व की सिद्धि हुई, प्राचीन के प्रति जो निष्ठावान रहते हुए भी नवीन के प्रति जो है डाइडांस का जो आकर्षण कम नहीं है। तो यानी कि वो प्राचीनता यानी कि जो अरस्तु के साथ में आनंद को किस तरह से वो जोड़ते हैं, उसको ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, उसी तरह नई के साथ किस तरह से करने के लिए शेक्सपियर है, जो भी है जॉनसन है, सभी को यहाँ पे तुलना किया हुआ है। किंतु युग के अनुरोध से वे बराबर उसमें जो है संशोधन परिवर्तन करते रहने के पक्ष में, यानी कि बोल रहे कि युग जैसे बदलेंगे उसमें परिवर्तन होना भी चाहिए, ये मानते हैं। शायद इन्हीं विशेषताओं की वजह से जो है डॉक्टर जॉनसन ने उन्हें आधुनिक जो है अंग्रेजी आलोचना का जनक कहा है। यानी कि अगर आधुनिक अंग्रेजी आलोचना का जनक माना जाए तो जॉन ड्राइडन को कौन मानते हैं? डॉक्टर जॉनसन।